नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा था उत विसर्ग संधि और ऋतु विसर्ग संधि और अब इस भाग में हम सत विसर्ग संधि पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा विसर्ग संधि का तीसरा प्रकार होता है। तो देखिए, उत विसर्ग संधि में हमने पढ़ा था कि अगर विसर्ग से पहले अ या आ हो और उसके बाद में अगर कोई घोष वर्ण आ जाए तो जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है, इसे उत विसर्ग संधि कहते हैं। ऋतु विसर्ग संधि में हमने क्या देखा था, यही परिभाषा था। यहाँ पे बस ये फर्क था कि अगर विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ के कोई अन्य स्वर आए और उसके बाद में कोई घोष वर्ण आए तो वहां पे जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो जाता था, उसे ऋतु विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये दोनों विसर्ग संधियां हमने पहले पढ़ लिया, अब हम सत्व विसर्ग संधि डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सत्व विसर्ग संधि। अब देखिए, सत्व विसर्ग संधि में कुल 7 नियम हैं। कितने नियम हैं? कुल 7 नियम हैं। इन सभी को मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं है, देखने में लगता है कि 7 नियम है, अरे बाप रे इस टाइप से लगता है, लेकिन नहीं, अभी पढ़ेंगे इसको, फिर मैं आपको अंत में बताऊँगा, एक बार उसको समराइज करके आपको सब याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले सत्व विसर्ग संधि का पहला नियम। देखिए, पहले नियम में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे आसान वाले नियम से हम शुरू करते हैं। सबसे आसान हमारा पहला नियम है कि अगर विसर्ग से पहले अ या फिर आ हो और उसके बाद में क्या हो, 2 वर्ण आपको याद रखने हैं, क या फिर प। तो अगर विसर्ग से पहले अ या आ हो और उसके बाद में अगर क या प वर्ण आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको याद रखना है कि अगर विसर्ग के बाद क या प आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आपका जो यहाँ पे वर्ण रहेगा वो ज्यों का त्यों उसी तरीके से लिख दिया जाएगा। अब कैसे होगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमको क्या कर लेना है, हमको ज्यों का त्यों लिख देना है, ठीक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कैसे, तो देखिए अब इसका मैं उदाहरण आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिखा है मनः धन कामना, क्या लिखा है, मनः धन कामना। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ या आ आए हमने पढ़ा, तो देखिए यहाँ पे न मन, न में अ आ रहा है, तो विसर्ग से पहले अ या आ आए और उसके बाद में फिर क या प वर्ण आ जाए, तो देखिए यहाँ पे क वर्ण आया है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मनः धन कामना बराबर मनः कामना इसी तरीके से हो जाएगा। ये जो प्रकृति भाव हमने नियम पढ़ा था ना, प्रकृति भाव नियम में क्या होता था कि कोई परिवर्तन नहीं होता है जब संधि होती है, तो ये उसका यही वाला नियम यहाँ पे लागू हो रहा है कि मनः धन कामना बराबर मनः कामना। उसी तरीके से देखिए अंतः धनपुर, अंतः धनपुर, यहाँ पे भी देखिए विसर्ग से पहले अ आ रहा है और उसके बाद क या प वर्ण आ जाए तो यहाँ पे प वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पे भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों आपका लिख दिया जाएगा। तो ये अंतः धनपुर बराबर हो जाएगा अंतःपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतःपुर। इसी प्रकार से यश धन कामना, यहाँ पे भी देखिए विसर्ग से पहले अ आ रहा है और उसके बाद में क वर्ण आ रहा है, तो क या प अगर आ जाए विसर्ग के बाद में और उससे पहले अ या आ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यश धन कामना बराबर यश कामना। तो देखिए ये विसर्ग संधि का आपका सबसे आसान नियम आप इसको बोल सकते हैं ये, ठीक। अगर क और प वर्ण बाद में रहे कभी भी आपका दूसरे वाले शब्द में, तो उससे पहले देखिए आप विसर्ग से पहले अ या आ रहा है क्या, अगर हाँ तो फिर आप समझ जाइए वहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो का त्यों लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका सत्व नियम का प्रथम नियम। अब सत्व नियम का दूसरा नियम देख लेते हैं क्या है। ये भी आसान है, देखिए यहाँ पे भी क या प है, बस यहाँ पे एक वर्ण आपको और ले लेना है म, कि अगर क या प है या फिर म है तो उससे पहले क्या देखना आपको, विसर्ग से पहले अगर अ या आ है तब तो वो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर अ या आ के अलावा क्या है, ई है या फिर ऊ है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है वो क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। देखिए इस तरीके से कि ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले अभी हमने क्या देखा कि अगर अ या आ हो, तो अब अगर अ या आ नहीं है, उसके अलावा क्या है, अगर ई है या फिर ऊ है, तो उसके बाद यहाँ पे या तो क है या तो प है या फिर एक और वर्ण यहाँ पे म है, क प म, ये 3 वर्ण यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से है तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका विसर्ग है, ये विसर्ग आपका परिवर्तन हो जाएगा और ये बन जाएगा श, क्या बन जाएगा, ये श बन जाएगा इस तरीके से। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए कैसे होगा, इसका उदाहरण दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लिखा है निह धन कलंक। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग से पहले हम देख सकते हैं ई या ऊ आ जाए, तो यहाँ पे ई हु है, नी में ई लगा है, फिर देखिए उसके बाद में क्या आ जाए, अगर क प या फिर म आ जाए, तो देखिए यहाँ पे क आ गया है और उससे पहले ई या ऊ आ जाए, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका विसर्ग है ये क्या बन जाएगा, ये श बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका नी
और जो आपका ये विसर्ग है वो क्या बन गया, ये षटकोण वाला श बन गया, मूर्धन्य श बन गया। उसके बाद ये कलंक, तो ये बन गया नि धन कलंक बराबर निष्कलंक। उसी प्रकार देखिए चतुह धन पाद, तो देखिए यहाँ विसर्ग से पहले उ आया है ना, ई या उ आ जाए और उसके बाद में क प म आ जाए तो प आया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये आपका जो विसर्ग है ये श बन जाएगा। तो ये हो जाएगा चतुह का चतु, विसर्ग जो था वो क्या बन गया, मूर्धन्य श बन गया। उसके बाद में प में आती मात्रा पा द, तो ये हो गया चतुष्पाद। ठीक, बही धन कार, देखिए विसर्ग से पहले ई आया है और उसके बाद में क प म में से कुछ आ जाए तो क आया है, तो यहाँ पे भी विसर्ग क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। तो ये हो जाएगा बही, और ये जो विसर्ग है वो बन गया हमारा मूर्धन्य श। उसके बाद में कार, और ये हो गया आपका बहिष्कार। ठीक है, आयु धन मान, तो यहाँ पे भी देखिए विसर्ग से पहले यू उ आया है, उसके बाद में म वर्ण आ गया है, तो यहाँ पे आयु और जो विसर्ग है वो क्या बन जाएगा, मूर्धन्य श बन जाएगा। और ये मान, तो ये क्या बन गया, आयुष्मान बन गया। तो ये हो गया आपका कुछ हमने संधि किया। यहाँ संधि विच्छेद में भी देखते हैं, देखिए यहाँ पे कभी भी बीच में अगर आपको आधा या पूरा जो भी षटकोण वाला श अगर आपको दिखेगा, वहाँ पे देखिए कहीं विसर्ग संधि तो नहीं है, सत्व विसर्ग संधि का ये वाला नियम तो नहीं लग रहा। तो देखिए इससे पहले हम देख सकते हैं ई की मात्रा आई है और उसके बाद देखिए क प या म में से कुछ आया है क्या, हाँ देखिए क आया है। तो यहाँ पे समझ जाएंगे हम क्या होगा, बहिष्कृत है, यानी ये जो श है इसको क्या कर दो, विसर्ग बना दो, उल्टा कर दो अब, है ना। वहाँ पे विसर्ग क्या बन जाता है, स बन जाता है, तब उल्टा करना, संधि विच्छेद करना है, तो श को क्या कर देंगे, वापस विसर्ग बना देंगे। तो ये बहिष्कृत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बही धन कृत हो जाएगा। तो ये इस तरीके से था, बही धन कृत था तो ये विसर्ग से श बन गया था, है ना। तो ये हो गया था बहिष्कृत। आविष्कार, देखिए आविष्कार, तो यहाँ पे देखिए षटकोण वाला सा यहाँ भी लगा है, इससे पहले चेक करो ई या उ है क्या, हाँ यहाँ पे ई लगा है। उसके बाद में क प या म है क्या, हाँ क है। तो यहाँ पे मतलब क्या था कि यहाँ पे विसर्ग जो था वो श बन गया, तो उल्टा करो, श को वापस विसर्ग बना दो, तो ये हो जाएगा आवी, उसके बाद में कार, तो आवी धन कार बराबर आविष्कार। ठीक है, आविष्कार नहीं होता, कई लोग इसको आविष्कार लिखते हैं। ठीक, तो आविष्कार होता है, याद रखेंगे। जो आविष्कार लिखते हैं ना हम, अ लिखते हैं, वो क्या है, वो हमारा अशुद्ध शब्द होता है। शुद्ध शब्द क्या होगा, आविष्कार होगा। कई लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते कि शुद्ध अशुद्ध में कैसे हम पहचाने, तो ये संधि के नियम के ही वजह से वो लागू होता है कि वो शुद्ध होगा या अशुद्ध। अगर संधि का नियम वहाँ पे लग रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। अगर संधि का नियम वहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, आप समझ जाओ क्या है, वो अशुद्ध वर्ण है। ठीक है, चतुष्पाद, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है ना, श से पहले ई या उ है क्या, हाँ उ है। उसके बाद में क प या म है क्या, हाँ है। तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग बन जाएगा। ये हो गया आपका चतुष्पाद का चतुह धन पाद, तो ये हो गया चतुष्पाद। अच्छा, ये तो यहीं पे था उदाहरण, दो बार हो गया, कोई बात नहीं। वपुष्मान, यहाँ पे भी देखिए षटकोण वाला स से पहले उ है, हाँ है। उसके बाद में क प या म है, हाँ है, म है। तो ये हो जाएगा हमारा विसर्ग बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वपुष्मान का वपुह धन मान, तो ये था वपु धन मान बराबर वपुष्मान। तो ये हो गया हमारा सत्व विसर्ग संधि का दूसरा नियम। ठीक है, याद रखेंगे। पहला नियम क्या था कि अगर विसर्ग से पहले अ या आ जाए और उसके बाद में क या प वर्ण आ जाए, तो जो विसर्ग है वो आपका क्या बन जाता है, वो कुछ नहीं बनता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो का त्यों लिख देते हैं। लेकिन अगर विसर्ग से पहले ई या उ आ जाए और उसके बाद में अगर क प या म वर्ण आ जाए, तो वो जो विसर्ग है वो क्या बन जाता है, मूर्धन्य स बन जाता है। अब आगे देखते हैं सत्व विसर्ग संधि का तीसरा नियम क्या है कि विसर्ग के बाद में यदि क्या हो जाए, ध्यान रखिएगा कि देखिए अभी हमने कुछ नियम पढ़े हुए थे कि एक नियम हमने पढ़ा था कि जो विसर्ग है वो ओ हो जाता है, या फिर विसर्ग र बन जाता है, या फिर विसर्ग जो है वो श स या स में से कुछ बन जाता है या विसर्ग का लोप हो जाता है। तो अब हम ये वाला नियम पढ़ेंगे यहाँ पे कि अब विसर्ग जो है वो षटकोण वाला श, सरोता वाला स या फिर ये शक्कर वाला श, अब ये इन तीनों स में से परिवर्तित होता है। कैसे होता है, अब हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा नियम आपको बताएगा। तो ये है आपका तीसरा नियम कि अगर विसर्ग के बाद में, देखिए विसर्ग से पहले कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, विसर्ग के बाद में अगर च, छ या फिर श वर्ण, इन तीनों में से कोई सा वर्ण आ जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, तो जो विसर्ग है ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा श बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये श बन जाएगा इस तरीके से। तो निह धन चल, अब देखिए यहाँ पे निह धन चल लिखा हुआ है, तो विसर्ग से पहले हम को कुछ भी हो, देखिए विसर्ग से पहले तो कुछ भी हो, लेकिन अगर विसर्ग के बाद में क्या हो जाए कि च, छ या फिर श हो जाए, तो क्या देखा हमने कि ये जो विसर्ग है ये क्या बन जाता है, ये
श बन जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं च आया है तो ये क्या बन जाएगा, नी धन चल का नी, और ये जो है आपका ये श बन गया, और ये च और ल, तो ये हो गया निश्चल। अब देखिए ये आधा श क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आधा श ही तो बनता है ना, आधा श कैसे लिखते हैं इस तरीके से। अगर यहाँ पे और वाला वर्ण होता तो वो के साथ जोड़ के पूरा हो जाता है, इस तरीके से होता है ना। अब तक हम पढ़ चुके हैं कई बार संधि में। यहाँ पे भी देखिए विसर्ग के बाद में छ है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है वो क्या बन जाएगा, ये आपका श बन जाएगा, तो ये निश्छल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्छल। यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद में श है तो यहाँ पे जो विसर्ग है ये श बन गया, तो ये हो गया दुह, तो विसर्ग जो था वो श बन गया, उसके बाद में फिर शासन, तो ये हो जाता है दुशासन। उसके बाद में मनः धन चिकित्सा, यहाँ पे भी देखिए विसर्ग के बाद में क्या आया है, च आया है, तो जो विसर्ग है वो क्या बन गया, ये श बन गया, तो ये हो गया हमारा मनस चिकित्सा। क्या बन गया, ये मनस और ये चिकित्सा, तो ये हो गया मनस चिकित्सा, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे भी विसर्ग के बाद में देखिए लिखा है निह धन श्वास, तो यहाँ पे देखिए शक्कर और श आ रहा है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा नी। अब देखिए वो जो विसर्ग था वो क्या बन गया, ये विसर्ग यहाँ पे ये पहले ये श बन गया, तो ये उसके बाद फिर ये वाला जो श है ये, और ये वा और ये स, तो ये हो गया निश्वास। ठीक है, तो ये हमारा था सत्व विसर्ग संधि का तीसरा नियम कि वो श में कैसे परिवर्तित होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो श में कैसे परिवर्तित होता है, मूर्धन्य श में कैसे परिवर्तित होता है। तो अब यहाँ पे क्या आपका होता है इस वाले नियम के अनुसार कि विसर्ग के बाद में, ठीक है, विसर्ग के बाद में अगर ट, थ या फिर स आ जाए तो वो क्या बन जाता है, वो आपका जो विसर्ग है वो स में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए ये जो विसर्ग है ये क्या बन जाएगा, ये षटकोण वाला स यानी मूर्धन्य स बन जाएगा। देखते हैं इसका भी उदाहरण। तो देखिए पढ़िए, पहला उदाहरण है धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। यहाँ पे तो उत्तर भी पहले से लिखा गया है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे जो विसर्ग था ये क्या है, देखिए विसर्ग से पहले कुछ भी है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए कि ये जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है इसके बाद में क्या आ जाए, यदि ट, ठ या फिर ये स आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टंकार, तो विसर्ग के बाद में ट आया तो जो विसर्ग था ये क्या बन गया हमारा, मूर्धन्य श बन गया, तो ये हो गया धनुष टंकार। देखिए यहाँ विसर्ग के बाद में आधा स है, ये क्या हो जाएगा, निष्ठिव। उसी प्रकार से चतुर्थ टीका बराबर क्या हो जाएगा, चतुष्टीका। यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ट। ठीक है, तो विसर्ग क्या बन गया, आधा श, चतुष्टीका। ठीक, चलिए इसके बाद में अगला नियम देख लेते हैं कि विसर्ग के बाद में हमने अभी भी क्या देख लिया कि श बन गया, फिर ये स बन गया। अब देखते हैं कि हम ये हमारा दंत्य स कैसे बनता है। तो विसर्ग के बाद में अगर आपका त, थ या फिर स वर्ण में से आ जाए कोई भी एक, तो वहाँ पे क्या होगा, अब जो आपका विसर्ग है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सरोता वाला स बन जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। देखिए फिर से हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले कि अगर च, छ या फिर श आ जाए तो श बन जाता है। उसके बाद ट, ठ या फिर ये मूर्धन्य स आ जाए तो वो मूर्धन्य स बन जाता है। फिर अगर विसर्ग के बाद में त, थ या ये स आ जाए तो वो क्या बन जाता है, स बन जाता है। ठीक है, चलिए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण क्या है कि निह धन तार। तो देखिए विसर्ग के बाद में यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए था, त, थ या फिर क्या आना चाहिए था, स। अगर इनमें से कुछ आ रहा है तो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा स। तो ये बन गया निह का निस, उसके बाद में तार, तो ये बन गया आपका निस्तार। नमः धन ते, तो देखिए ये विसर्ग के बाद में त आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, स बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका नमस, और त में एक मात्रा ते, नमस्ते। ठीक है, नमः धन ते बराबर नमस्ते होता है। बही, देखिए विसर्ग के बाद यहाँ पे भी था या तो विसर्ग है वो क्या बन गया, ये हमारा स बन गया, तो ये हो गया बही, और ये फिर हो गया स, और ये थ और ये ल, क्या बन गया, बहिस्थल। फिर यहाँ पे विसर्ग के बाद में स आ रहा है तो यहाँ पे देखिए विसर्ग स बन गया, तो ये बन गया निस्सहाय। क्या बन जाएगा, निस्सहाय। शिरा धन त्राण, देखिए विसर्ग के बाद में अभी देखिए यहाँ पे त्राण। अब जो त्र है हमें पता है, जो त्र होता है वो कैसे बनता है, वो त और र से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये देखिए त आ रहा है यहाँ पे भी, तो जब विसर्ग के बाद में त होगा तो विसर्ग क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए स, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा शिरस त्राण। क्या बन गया, शिरस त्राण। ठीक है, तो ये तो हमारा नियम। अच्छा, यहाँ पे मैं कभी कभी ऐसे हलंत लगाना भूल जाता हूँ, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे भी आपका जो था ये इस तरीके से
ये हल लगेगा, और इस वाले में भी आपका क्या लगना है, इस तरीके से हल लगना है। ठीक है, सारे नियम में आप थोड़ा सुधार यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से जब टाइप करता है वो टाइपराइटर, तो कई बार यहाँ पे छूट जाता है। अब सत्व विसर्ग का ये अगला हम देख लेते हैं, हमारा छठा नियम। अब यहाँ पे हमने तीनों सवाल अभी पूरा कर लिया। अब हम देखते हैं कि लोप किस तरीके से होता है विसर्ग का। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा हमारा नियम नंबर 6 और नियम नंबर 7। अब यहाँ पे लोप होने वाला है। तो लोप कैसे हो जाता है विसर्ग का, तो पहला नियम याद रखिए कि विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो, क्या हो, विसर्ग से पहले कोई भी अगर स्वर हो और विसर्ग के बाद में कोई भी क्या हो, स्वर हो। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अ को आपको छोड़ देना है, जो बाद में जो स्वर आएगा वहाँ पे अ को छोड़ देना है। अब ऐसा क्यों करना है, तो देखिए हमने सबसे पहले जो हमने उत्व नियम पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि विसर्ग से पहले हमने पढ़ा था कि विसर्ग से पहले अगर अ या आ हो, विसर्ग से पहले, और उसके बाद में यदि कोई घोष वर्ण आ जाए तो उसके बाद में क्या हो जाता था कि जो विसर्ग था वो ओ बन जाता था। ये हमने पहले पढ़ा हुआ था। तो वहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो घोष वर्ण में हम लोग ने पढ़ा था कि स्वर में से केवल अ को हमको लेना था वहाँ पे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम अ को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये अ वाला नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जब वहाँ पे इस तरीके से होगा कि स्वर के बाद में यहाँ पे अ आएगा तो वो वाला नियम बन जाएगा, है ना, हमारा उत्व नियम। इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अ को छोड़ के करना है। ठीक है, तो मैंने दोनों नियम यहाँ पे बताया, इसको आप तुलना कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे होगा कि आपको देखना विसर्ग से पहले अगर कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, और उसके बाद में आपको ये स्वर में कोई भी स्वर आ जाए अ को बस छोड़ के, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो विसर्ग है वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। ठीक, कैसे होगा देख लेते हैं इसको भी उदाहरण के जरिए। देखिए पहला उदाहरण क्या लिखा है कि अतः धन एव। अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाए तो हाँ यहाँ पे अ आया है, विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आ जाए बस अ को छोड़ के तो हाँ यहाँ ए आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग हट जाएगा और बाकी को ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। तो ये अतः धन एव बराबर अतएव हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ततः धन एव बराबर क्या हो जाएगा, ततएव हो जाएगा। अच्छा एक बात का आप ध्यान रखना यहाँ पे कि अत धन एव। अब देखिए यहाँ पे अत, अब त में ये ए की मात्रा लगी हुई है तो ये अतएव होना था, लेकिन यहाँ पे अतएव नहीं होता, ये अतएव। ये उसी तरीके से लिख देते हैं, जब विसर्ग का लोप होगा ना तो ये मात्रा को इस तरीके से जोड़ के नहीं लिखना है। ठीक है ना, ये इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से। ठीक, दूसरा आप ध्यान रखना कि कई बार लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं, जैसे अत धन एव बराबर अत एव, अलग अलग कई बार लोग कर देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि जो शिरोरेखा है वो ये इस तरीके से अधूरा नहीं होगा, ये पूरा होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए पय धन आदि, यहाँ पे भी देखिए विसर्ग से पहले यहाँ अ आया है और विसर्ग के बाद में भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ आया है। देखो अ नहीं आया है, आ आया है, हमें केवल अ को छोड़ना है ना, तो यहाँ आ आया है तो यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पय और आदि। ठीक, तो ये देखिए पय धन आदि बराबर पय आदि, पयादि कर देते हैं कई लोग, या में आ की मात्रा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये लिखने का थोड़ा सा ना वो गलत तरीका हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी विसर्ग का लोप होगा तो मात्रा को जोड़ना नहीं है, अलग ही लिखना। यश धन इच्छा, तो ये हो जाएगा हमारा ये यश और ये इच्छा, विसर्ग का यहाँ पे भी क्या हो गया, लोप हो गया। मना धन उच्छेद, तो ये क्या हो जाएगा, मन उच्छेद। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब अगला नियम देख लेते हैं हमारा, ये हमारा विसर्ग संधि का अंतिम नियम है। यहाँ पे भी लोप का नियम है। हमने कुल 2 नियम देखा विसर्ग संधि में कि किस तरीके से विसर्ग का लोप हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग से पहले अगर नी हो या फिर दु हो, ठीक है, यानी कि निह हो और दु हो, इन दोनों को मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद में अगर क्या आ जाए, र वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, अगर र आ जाए तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये जो विसर्ग है ये इन दोनों का लोप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये दोनों विसर्ग को मैं क्या बोल देता हूँ कि ये लोप हो जाएगा विसर्ग का। और एक चीज़ और होगा कि ये जो ई की मात्रा है और जो ऊ की मात्रा है वो बड़ा उ ई और ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ये छोटा ई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटा ई है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बड़ा ई बन जाएगा। और यहाँ दू में छोटा ऊ है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बड़ा ऊ बन जाएगा।
ठीक है, ये इस तरीके से होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे नी धन रव। अब देखिए विसर्ग से पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर नी या दू आए, ठीक है, तो अब देखिए नी या दू क्यों ऊ या ई कई लोग लेते हैं, ई या ऊ हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने कई सारा नियम पढ़ा है कि अगर विसर्ग से पहले स्वर आ जाए तो फिर वहाँ पे तो गलत हो जाएगा वो वाला नियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ नी और दू को ही ध्यान रखना है। विसर्ग से पहले अगर नी आ गया तो देखिए अब क्या करना है, उसके बाद में अगर र आ जाए तो क्या होगा, जो विसर्ग है वो क्या बन जाएगा, वो तो हट जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। और ये जो आपकी ई की मात्रा है ये लघु ई से क्या हो जाएगा, ये दीर्घ ई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, पहले तो नी से ये नी बन गया और फिर ये रव, तो क्या बन गया, नीरव बन गया। ठीक है, नी फिर यहाँ पे भी देखिए उसी तरीके से, तो यहाँ पे ये बड़ा नी बन जाएगा, उसके बाद में ये र वर्ण है ना, ये विसर्ग का लोप हो गया, ये बन गया नी धन रस बराबर नीरस। नी धन रोग बराबर क्या बन गया, निरोग। क्या बन गया, निरोग। देखिए निरोग इस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध शब्द है ना। अगर आप छोटा न में छोटा ही लगा के लिखते हैं निरोग तो फिर वो गलत होता है, न में बड़ा ही लगता है। दु धन राज बराबर क्या बन गया, ये हो गया दुराज। देखिए द में बड़ा की मात्रा लग गया, विसर्ग का लोप हो गया। दू के बाद देखिए यहाँ पे भी र आया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये हो गया दुरम्य। क्या हो गया, दुरम्य हो गया। तो ये था हमारा देखिए सत्व विसर्ग संधि का ये अंतिम नियम। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से विसर्ग संधि देखा जाए एक तरीके से। तो ये था हमारा विसर्ग संधि का सत्व नियम भी आज पूरा हो गया, और इस तरीके से हमारा पूरा विसर्ग संधि भी खत्म हो गया और संधि हमने पूरा समाप्त कर लिया है। तो विसर्ग संधि को ऐसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नियम हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। कुल कितने नियम हो गए, देखिए 7 नियम तो सत्व नियम में हो गए, फिर उसके बाद उत्व नियम और रुत्व नियम, कुल कितने हो गए, 7 और 2 9 नियम हो गए। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप इसको बांट देते हैं, हाउत्व नियम में ओ हो जाता है, रुत्व नियम में र बन जाता है। फिर सत्व नियम में हमने क्या देखा, पहले सत्व नियम में हमने देखा वहाँ पे क्या हो रहा था कि वो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, है ना। उसके बाद जो एक नियम हमने देखा कि वहाँ पे वो स बन जा रहा था, तो 2 नियम। उसके बाद हमने नियम नंबर 3, 4, 5 में देखा कि वो श और स कैसे बनता है। उसके बाद जो अंतिम 2 नियम बने वो हमारे लोप के नियम हैं कि विसर्ग का लोप कैसे हो जाता है। तो बहुत ही आसान है, अगर आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि अच्छा ये वाला नियम है, ये वाला नियम है, ये वाला नियम है, इस नियम के अनुसार बहुत ही आसानी इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जो भी मैंने पढ़ाया उसको शुरू से आप एक बार और पढ़ेंगे, और उसके बाद आप उसका नोट भी जरूर बना के रखें एक। वैसे तो ये जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ सारा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद का भी एक बना के रखना चाहिए, अपने हिसाब से आप उसको बना के रख भी सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, और कुछ दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप बाकी चैनल्स के और वीडियोस देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।